सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है अपना, जिसका आज का टॉपिक है गाउस का नियम। इससे पहले हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं और इसी चैप्टर का टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यही होता है। पिछले वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं दोबारा। अब देखिए, गाउस का नियम क्या है। तो गाउस ने इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताई है कितनी होती है किसी बंद पृष्ठ से संबंधित। तो देखते हैं क्या नियम है। तो गाउस ने नियम बताया कि किसी विद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश समेशन क्यू तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए, इसने जो कूलाम के नियम गाउस ने जो वैल्यू बताई है वो क्या है कि कुल आवेश समेशन क्यू और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात समेशन क्यू गुणा 1/ε0, और ये क्या हो गया, समेशन क्यू अपॉन ε0। ठीक, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नेट चार्ज अपॉन ε0। ठीक है, ये समेशन क्यू क्या है, ये बीजगणितीय योग आवेशों का, इतना तो आपको पता भी है कि ये योग के लिए चिन्ह आता है समेशन, और यहाँ पे योग है वो बीजगणितीय योग है। तो देखिए, यहाँ पे गाउस ने समझाया क्या है कि जैसे अपना ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है, इसके अंदर ये कोई एक बंद पृष्ठ लेगा उसने, ठीक है। तो इस बंद पृष्ठ को बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसको, गाउसियन पृष्ठ, और ये काल्पनिक होती है। तो गाउस ने ये एक बंद काल्पनिक पृष्ठ माना, ठीक है, जिसके अंदर आवेशों का वितरण है, जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं वो वितरित है। तो यहाँ पे इसका जो नेट चार्ज आएगा वो क्या आएगा, इन सभी का बीजगणितीय योग, वही तो टोटल चार्ज बचेगा इसका। तो इसका टोटल चार्ज हो गया समेशन क्यू, ठीक है। और यही कूलाम ने बताया है कि जो टोटल विद्युत फ्लक्स होगा फाई, वो किसके बराबर होगा, परिबद्ध कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होगा। तो फाई यहाँ पे अलग लिख लेते हैं। गाउस का नियम क्या आता है, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये ई डॉट एस तो फाई का ही वैल्यू है, अपने विद्युत फ्लक्स टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर बराबर समेशन क्यू अपॉन ε0। ये है गाउस का नियम। ठीक है, अब देखिए, इसी नियम से जुड़ी कुछ अन्य बातें देखते हैं। जैसे एक बात तो ये हो गई कि यहाँ पे जो समेशन क्यू है ये होता है आवेशों का बीजगणितीय योग, ठीक है। और इसके अलावा जो पृष्ठ लेते हैं काल्पनिक बंद पृष्ठ, उसको बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, तो ये अपने गाउस के नियम की बात हो गई
जिसमें हमने देख लिया कि गाउस के नियम से जो वैल्यू आती है फ्लक्स की वो कितनी आती है, समेशन क्यू अपॉन अपस्लाइन नॉट वैल्यू आती है। यही गाउस का नियम है। यहाँ पे समेशन क्यू है वो आवेशों का बीजगणितीय योग है, अर्थात इससे हम जो है वो नेट चार्ज निकालते हैं। ठीक है। और ये जो बंद पृष्ठ हमने माना है काल्पनिक, इसको बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। इसकी आकृति कैसी भी हो सकती है और ये एक काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं इसी विद्युत फ्लक्स की। देखिए, ये हमने मान लिया कोई अपना एक पृष्ठ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये अपना कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है या गाउसियन पृष्ठ है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पृष्ठ के अंदर प्रवेश करता है वह होता है नेगेटिव। क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पृष्ठ के अंदर प्रवेश करता है वह तो होता है नेगेटिव। ये जो फाई प्रवेश कर रहा है ये तो क्या होगा, नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है इसी बंद पृष्ठ से वो होता है पॉजिटिव। तो इधर वाला फाई की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अर्थात प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक और निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होता है वो धनात्मक होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रवेशित विद्युत फ्लक्स नेगेटिव और निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, ये दो बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, ये पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, ये हमें पता चल चुका है। तो अब हम फाई की जो संभावित मान होते हैं तीनों प्रकार से वो निकाल सकते हैं। कौन से होते हैं, फाई बराबर नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। देखिए, इस बंद पृष्ठ से संबंध इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो तीन प्रकार से पॉसिबल है, नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। कैसे है यही मैं आपको अब समझाता हूँ। देखिए, ये अपना एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। इसके अंदर ये प्रवेशित करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान है, ठीक है। ये है फाई प्रवेशित, ओके। और ये है आपका निर्गत। यहाँ लाइन के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जिधर लाइन ज़्यादा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और जिधर लाइनों की संख्या कम है उसकी वैल्यू अपन कम मान लेते हैं। तो यहाँ पे फाई प्रवेशित में संख्या है वो फाई निर्गत से ज़्यादा है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे फाई प्रवेशित है वो ज़्यादा है, अर्थात इसकी जो फ्लक्स की नेगेटिव वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव से ज़्यादा है, पॉजिटिव से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेट फाई की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अरे नेगेटिव ही तो आएगी क्योंकि फाई होता क्या है, फाई बराबर फाई प्रवेशित प्लस फाई निर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए -4 फाई प्रवेश कर रहा है और +2 फाई निकल रहा है, तो माइनस का 2 फाई आया, यही आया ना। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव, ठीक। अगली कंडीशन देखते हैं। जैसे ये अपना एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर ये तो है फाई प्रवेशित और ये है फाई निर्गत, अर्थात ये तो है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए, आप प्रवेश करने वाले फ्लक्स और बाहर निकलने वाले फ्लक्स दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का मान क्या है या परिमाण क्या है, समान है। तो इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है।
अगली कंडीशन देखिए कि ये तो है अपना फाई प्रवेशित और ये है अपना फाई निर्गत, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक, ये तो क्या है, प्रवेशित है और ये क्या है, निर्गत है। तो यहाँ पे देखिए आप, बाहर निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू है वो इसके अंदर प्रवेश करने वाले फ्लक्स के बराबर है। तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव की वैल्यू है वो नेगेटिव की वैल्यू से ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। कोई प्रॉब्लम? तो ये हमने तीनों कंडीशंस के लिए जो है वो फाई की वैल्यू निकाल ली है। इसको मैं सिंपली इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर जितना फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करता है उतना का उतना अगर बाहर निकल जाता है तो वहाँ पे फाई की वैल्यू आती है ज़ीरो। वहाँ पे नेट फ्लक्स है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसके अलावा हम बात करें कि अगर प्रवेश करने वाला फ्लक्स है वो ज़्यादा है और बाहर निकलने वाला फ्लक्स है वो उससे कम है, तो यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई, इसलिए फाई का मान क्या आएगा, नेगेटिव। इसी प्रकार से सेम बात यही हो गई कि अगर प्रवेश करने वाला फ्लक्स है वो बाहर निकलने वाले फ्लक्स से कम है, अर्थात जितना प्रवेश कर रहा है उससे कहीं अधिक है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बाहर निकल रहा है पृष्ठ से, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए हम इस शून्य वाले के लिए एक कंडीशन और लेते हैं। ये जो अपना फाई बराबर जीरो की वैल्यू है, ये ना, इसके लिए एक कंडीशन और लेते हैं कि अगर अपना समेशन क्यू अगर ज़ीरो हो जाता है तब भी यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, ज़ीरो। सेम बात है, समेशन क्यू ज़ीरो का मतलब इसके अंदर, इस पृष्ठ के अंदर जितने भी अपने चार्ज हैं उनका बीजगणितीय योग क्या हो जाए, जीरो। अर्थात जितना फ्लक्स अंदर घुसा उतना का उतना फ्लक्स है वो बाहर निकल गया, तो नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज जीरो तो फाई की वैल्यू जीरो। ठीक है, अब देखिए हम गाउस के नियम की एक दो बातें और कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं पॉइंट नंबर 1। ठीक, गाउस का नियम है वो निर्भर किस पर करता है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो गाउस का नियम है वो, देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ कि गाउस का नियम केवल, इसका मतलब ये कंडीशन नेसेसरी है, इसी पर ही निर्भर करता है, बाकी किसी बात पर निर्भर नहीं करेगा। तो गाउस का नियम है वो केवल बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश पर निर्भर करता है। अर्थात जो अपना जो हमने गाउसियन पृष्ठ माना है उसके अंदर टोटल परिबद्ध चार्ज कितना है, गाउस का नियम केवल उसी पर निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ से गाउस के नियम के द्वारा वैल्यू कितनी आई थी अपनी, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो मोटी मोटी वैल्यू यहाँ पे समेशन क्यू ही तो आ रही है। और यही बात यहाँ पे बताई है कि केवल कुल आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, ओके। नंबर 2 बात, इसी में हम देखते हैं अब आवेश पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो आवेश पर निर्भरता देखें तो वो किस किस प्रकार से होती है। आवेश पर निर्भरता देखिए तो एक तो होती है आवेश की मात्रा, और एक होता है आवेश की
प्रकृति। दो वैल्यू हो गई आवेश के लिए। आवेश की मात्रा अर्थात क्वांटिटी की कितने चार्ज हैं, और आवेश की प्रकृति अर्थात चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक, तो गाउस का नियम है वो केवल बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश पर निर्भर करता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, आवेश पर निर्भरता किस प्रकार होती है कि एक तो आवेश का जो है वो मात्रा कितनी है, और दूसरी आवेश की प्रकृति कितनी है। इसके अलावा तीसरी बात पर और निर्भर करता है, वो होता है माध्यम। माध्यम कैसा है, निर्वात है या कोई प्रवैद्युतांक माध्यम है। ठीक है, अब देखिए कूलाम के नियम और गाउस के नियम में क्या डिफरेंस है। तो कूलाम के नियम में हमने देखा था कूलाम्स लॉ की नेसेसरी कंडीशन थी स्थिर आवेश। अरे ये थी या नहीं थी, थी। लेकिन अगर हम बात करें अपने गाउस के नियम की तो यह स्थिर और अस्थिर दोनों के लिए लागू होगा। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस होता है कूलाम के नियम और गाउस के नियम में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो गाउस का नियम है वो कूलाम के नियम से अधिक व्यापक है, क्योंकि उसको हम केवल स्थिर आवेशों के लिए परिबद्ध न करके उसको गतिशील और स्थिर दोनों आवेशों के लिए यूज में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे आगे इस गाउस के नियम की जो अनुप्रयोग करेंगे, तब हम देखेंगे कि गाउस का नियम है वो हमें उस कंडीशंस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्रदान कर देता है जिसमें कूलाम का नियम नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने एक बात और देखी थी कि अगर मान लीजिए इस बंद पृष्ठ से बाहर कोई चार्ज है, ये हमने बंद पृष्ठ के जो अंदर लिए हैं उसके अलावा जो ये बाहर जितने भी चार्ज होंगे, इन चार्जेस का कोई योगदान नहीं होगा फाई में। केवल बंद पृष्ठ द्वारा जो परिबद्ध आवेश होते हैं वही विद्युत फ्लक्स की वैल्यू के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना तीसरी कंडीशन और आती है एक। ठीक, और वो है कि गाउस का नियम है वो केवल उन सदिश क्षेत्रों के लिए वैध है जो व्युत्क्रम वर्ग का पालना करते हैं। तो केवल व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करने वाले सदिश क्षेत्रों के लिए ही मान्य। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि गाउस का नियम हो केवल उन्हीं सदिश क्षेत्रों के लिए लागू होगा जो किसका पालना करते हैं, रे व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता देना, उसको मैं जहाँ तक संभव होगा जितने जल्दी संभव होगा उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो अपना टॉपिक है वो है कि हम कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कैसे कर सकते हैं। अगला टॉपिक है अपना प्रूफ ऑफ गाउसेस लॉ
by using of कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, हिंदी में भी लिखूंगा, आप समझ गए होंगे कि हमें कूलम्ब के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति देखनी है किस प्रकार से होती है। तो देखिए, कूलम्ब के नियम आप पढ़ चुके हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बस उन्हीं का उपयोग करके हमें गाउस का नियम है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही हमें प्राप्त करना है कूलम्ब के नियम से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये अपना एक पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, इसके चारों तरफ हमने ये एक काल्पनिक बंद पृष्ठ मान लिया। हमें तो गाउस की नियम की वैल्यू चाहिए, तो बंद पृष्ठ तो चाहिए गए, तो नेसेसरी कंडीशन हो गई गाउस के नियम के लिए। तो ये हमने एक बंद पृष्ठ मान लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है ये, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये गाउसियन पृष्ठ या ये पॉइंट चार्ज रखा है उसकी डायरेक्शन है इधर, ओके। ये हमने इस जो गाउसियन पृष्ठ माना है, ये उसके ऊपर अपना एक अल्पांश हो गया ds, ठीक है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है, s है। इस गाउसियन पृष्ठ का जो हमने माना है उसका टोटल सरफेस s, तो यहाँ पे जो अल्पांश लेंगे वो किसका होगा, ds का। और इसकी चार्ज q से दूरी है वो कितनी है, r। और यहाँ पे जो ये घन कोण बनेगा उसको बोलते हैं do, ठीक। क्योंकि ये जो काल्पनिक बंद पृष्ठ माना है वो क्या है, उसके चारों तरफ होता है, लाइक एज ए गोले की तरह ही होता है, स्पेयर की तरह। तो स्पेयर के अगर हम किसी भी एक क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं तो वो उसके सेंटर पर क्या बनाता है, घन कोण ही तो बनाता है। और घन कोण की वैल्यू कितनी होती है रे, डी ओम बराबर। अच्छा चलो एक बात और देखिए, इसका जो एकांक सदिश होगा वो क्या होगा, इस क्षेत्रफल ds का ये हो जाएगा इसके लंबवत बाहर की ओर, इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। जबकि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है ई वेक्टर, ठीक। इतना अपना हो चुका है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, इसको इधर लेके आएंगे तो इस दिशा में इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ds cos थीटा, यही हुई, ठीक। अब देखिए, हम देखते हैं कि अपना जो घन कोण है उसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है। तो घन कोण की वैल्यू होती है कि उस घन कोण द्वारा पृष्ठ पर जितना क्षेत्रफल वो घेरता है वो, तो वो कितना है, ds cos थीटा बट्टा उसकी सेंटर से दूरी या त्रिज्या का स्क्वायर। तो घनकोण की वैल्यू कितनी आ गई, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक। अब चलिए अपने मिशन पर चलते हैं। ये हमने बात कर ली, अपना पॉइंट चार्ज q ले लिया हमने, ये ठीक। यहाँ पे हमने एक जो पृष्ठ पर एक अल्पांश लिया है ds ले लिया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम। तो अब देखिए, यहाँ से हम कूलम्ब के नियम के जो अनुप्रयोग देखे थे हमने, एप्लीकेशंस, वो यूज करते हैं। और कौन सा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या काम में लेंगे रे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, ई वेक्टर बराबर के क्यू आर स्क्वायर आर कैप।
यही होता है कूलाम के नियम से। पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र Q/R² इंटू आर कैप। यहाँ पे अपना पॉइंट चार्ज है वो क्या है, Q। ठीक, अब बात करते हैं गाउस के नियम पर आते हैं। धीरे धीरे हम कैसे आते हैं वो देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं पहले। ठीक, तो ds अल्पांश के लिए विद्युत फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, पहले वो निकालते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, चलो यहीं से कर लेते हैं। ds क्षेत्रफल अल्पांश के लिए, अल्पांश से बता दीजिए, अल्पांश से संबंध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा। इतना ही तो होगा। ये जो अल्पांश है डी एस, इससे संबंध इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसका क्षेत्रफल अल्पांश का जो ये डायरेक्शन है वो डी एस कोस थीटा। तो डी फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा। ई की वैल्यू रखो, ई की वैल्यू कितनी होती है, KQ/R² इंटू आर कैप, वो हमारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है ये, और वो हमारे पास में है क्या है, डी एस कोस थीटा। तो KQ/R² डी एस कोस थीटा, ये हमारी डी फाई की वैल्यू है, जो क्या है, डी एस क्षेत्रफल अल्पांश के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, ये आ गया। अब हम टोटल इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो निकालेंगे इस पृष्ठ के लिए। तो वो कैसे आता है, जब हमारे पास अल्पांश के कारण कोई चीज़ की वैल्यू हो तो हम संपूर्ण क्षेत्र जो एरिया है उसके लिए निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं उसकी संपूर्ण क्षेत्रफल की सीमा के लिए। ठीक, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से जो संबंध कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई, और ये क्या आएगा, टोटल सरफेस के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई का। फाई बराबर यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास में जो कंडीशन है वो क्या होगी, अर्थात KQ/R² डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये डी फाई का कितना बन जाएगा, फाई। तो यहाँ से अपने पास में जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, फाई बराबर इंटीग्रेशन KQ/R² डी एस कॉस थीटा आ गई। देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर ले लीजिए। तो यहाँ पे एक तो K है और एक Q है, दोनों की वैल्यू निश्चित है, तो इसको बाहर ले लीजिए। तो फाई बराबर KQ इंटीग्रेशन डी एस कोस थीटा अपॉन R²। ये वैल्यू किसकी है हम पहले निकाल चुके हैं, घन कोण डी ओम की। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, ये देखिए डी ओम बराबर डी एस कोस थीटा अपॉन
आर स्क्वायर। तो डी एस कोस थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो फाई बराबर के क्यू इंटीग्रेशन डी ओम या घन कोण। अब देखिए एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा जो सेंटर के ऊपर घन कोण बनता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई टोटल घन कोण की। टोटल घन कोण कितना होता है 4 पाई। तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 पाई। तो फाई बराबर के क्यू इंटू 4 पाई, यही आई। के की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो नेट क्या बचा यहाँ पे, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही अपना क्या है, गाउस का नियम। अर्थात हमने यहाँ पे क्या किया, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कर दी। कहाँ से शुरुआत की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज से। यहाँ से हमने शुरुआत की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो कि कूलाम के नियम से हमने निकाला था। यहाँ से हमने इसकी जो गाउस के नियम की वैल्यू है वो डिफाइन कर दी। ठीक है, अब आगे देखिए हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं।